हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ फ्री अकाउंटिंग क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अकाउंटिंग का जो टर्मिनोलॉजी का था, यानी कि अकाउंटिंग के कितने मेथड्स होते हैं, इनकम का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है, वो सब हमने देखा था। और हमारे जो टोटल 4 लेक्चर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। और वो 4 लेक्चर से आपका चैप्टर नंबर जो 1 होता है इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी का, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, और वो है आपका ड्यूल इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग हम करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन का यहाँ पे क्या होता है, ड्यूल इफेक्ट आती है। ड्यूल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि दो इफेक्ट का मतलब होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन में से एक डेबिट की आएगी, एक क्रेडिट की, दो इक्वल इफेक्ट आती है, ठीक है ना। मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा ये एग्जैक्टली क्या है वगैरह, ठीक है ना, डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम क्या सीखेंगे यहाँ पे कि हम कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर आपको अच्छे से याद हो तो जो फर्स्ट लेक्चर था, जब आपको मैं मीनिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस का मीनिंग बता रहा था, तो मीनिंग में आपको मैंने बताया था कि अकाउंटिंग हम जो करते हैं वो सिर्फ हम जिन ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन को जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, डिटेल में थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो देखो चैप्टर 2 नंबर ड्यूल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन हम किसको बोलेंगे, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है ना, और बिटवीन टू और मोर देन 2 पर्सन, और वहां पे क्या होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। ये 3 कंडीशन अगर पूरी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर है। अब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बिजनेस में तो 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो क्या दोनों को रिकॉर्ड करते हैं? आंसर इज नो। बिजनेस में से जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे, और जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है। सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे वो हम देखते हैं अभी। सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब क्या बोला, हुज वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका वैल्यू आप मनी में मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, रुपीज में आप क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर है। तो अब इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे हमने उसको 3 टाइप से डिवाइड करा है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को। तो देखो पहला है आपका कैश ट्रांजेक्शन, या तो वो कैश में होगा ट्रांजेक्शन, और सेकंड होता है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन, या तो कैश में या तो क्रेडिट में। थर्ड एक और कैटेगरी बनाई है अदर या स्पेशल ट्रांजेक्शन, कुछ स्पेशल नेचर के ट्रांजेक्शन भी होते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको जर्नल वाले टॉपिक के साथ में डिटेल में बताऊंगा वहां पे, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन है, उनका जर्नल एंट्री के साथ साथ में उसका इफेक्ट भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा आज की क्लास में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के 3 पार्ट है। फर्स्ट है आपका कैश ट्रांजेक्शन, सेकेंड है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और थर्ड है आपका अदर या फिर स्पेशल ट्रांजेक्शन जिसको हम बोलते हैं। हम स्पेशल ट्रांजेक्शन इसको मान के चलेंगे। क्लियर है। फाइन। सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन हम किसको बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन हम किसको बोलेंगे, तो कैश ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ कैश, जहां पे कैश का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कैश का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। फोर किसके लिए होगा एक्सचेंज, फोर एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, इन तीनों में से किसी के लिए क्या होगा, कैश का एक्सचेंज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैश ट्रांजेक्शन। तो समझ में आ गया। कैश ट्रांजेक्शन मतलब गुड्स, असेट्स, सर्विसेज, इन तीनों के बदले में अगर आपका कैश का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। शॉर्ट में कहूं तो आपको कैश वर्ड वहां पे दिखेगा, ठीक है ना, आपको दिखेगा कि कैश में गुड्स हमने सेल किया है, कैश में सैलरी पे किया है वगैरह इस तरीके से। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो फिर हम ये एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं कि वो ट्रांजेक्शन क्या होगा, कैश में हुआ होगा। समझ में आया। चलो अब है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, तो ऑब्वियसली अपन लोकल लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे कि उधार वाले ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, जहां पे पैसा आज ऑन द स्पॉट है, वो पेमेंट नहीं किया गया है, बाद में पेमेंट करेंगे, आज के दिन बाद कभी भी, कल करे, परसों करे, 10 दिन बाद करे, 1 महीने बाद करे, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। क्लियर है। फाइन। सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होगा,
क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स। जैसे आप क्रेडिट पे अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो क्या होगा, वहां पे एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आ जाएगी। सर कौन सी रिलेशनशिप? रिलेशनशिप का मतलब होता है कि या तो डेटर्स या तो क्रेडिटर, या तो डेटर्स बनेगा या तो क्रेडिटर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज मैंने क्या किया, मैंने मिस्टर मोहन को क्या किया, गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल किया। मैंने क्या किया, मिस्टर मोहन को गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल किया। तो बोलो मिस्टर मोहन क्या है मेरे लिए? बोलो क्या है? डेटर्स हो गए ना मेरे, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। मेरे प्रीवियस 4 लेक्चर है, वो चारों लेक्चर को अच्छे से देखोगे तो आगे का आपको समझ में आएगा। सेकंड थिंग, ये वाला हमारा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको जर्नल एंट्री में लिखना है या नहीं लिखना है। क्लियर है? फाइन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन से क्या होता है, क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर। डेटर्स और क्रेडिटर का एक रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट में आता है। तो मैंने एग्जांपल लिया था कि मैंने मिस्टर मोहन को अगर क्रेडिट पे गुड्स सेल करा है तो मिस्टर मोहन मेरे लिए क्या हो जाएंगे, डेटर्स हो जाएंगे। यानी कि डेटर्स हो गए मेरे लिए, तो एक रिलेशनशिप हो गया हमारे दोनों के बीच में, वो हमारे लिए क्या हो गए, डेटर्स हो गए। क्लियर है? फाइन। अब इसी तरीके से अगर मैंने क्या किया, मैंने तारा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या किया, गुड्स को क्रेडिट पे परचेज कराया, ठीक है ना। तो अगर मैंने गुड्स क्रेडिट पे परचेज कराया तो बोलो वो तारा इलेक्ट्रॉनिक मेरे लिए क्या हो जाएगी, बोलो क्रेडिटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रेडिटर, ठीक है ना। चलो, तो जैसे ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आएगी, या तो वो डेटर्स होगा या तो वो क्रेडिटर होगा। हमेशा सामने वाले ऑपोजिशन जो पार्टी है उसको अपने को देखना है, अपने को नहीं देखना है कि हम कौन है, ठीक है ना। सामने वाली पार्टी हमारे लिए क्या है, डेटर्स है या क्रेडिटर, ये हमको देखना है। क्लियर है? फाइन। और ऑब्वियसली ये जो ट्रांजेक्शन होगा वो भी किसके लिए होगा, या तो एसेट्स के लिए होगा, या तो गुड्स के लिए होगा, या फिर सर्विसेज के लिए होगा। इन तीनों के लिए तो हो सकता है, और किसके लिए होगा? क्लियर है? फाइन। वापस से बता देता हूं, कैश ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। क्लियर? इसी तरीके से क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होगा, क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर। अब ये एग्जिस्ट में तो आएगी रिलेशनशिप, लेकिन क्यों आएगी, फॉर एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। समझ में आ गया? दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अलग लिखा हुआ है। क्लियर है? फाइन। तो आपको समझ में आ गया कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे और क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे। एक और चीज अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है ना। एक चीज बहुत अच्छे से नोट करके रखना कि अकाउंटिंग में जब भी आपको कोई ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और वहां पे देखो, या तो किसी भी पर्सन का नाम नहीं है। अगर आपके ट्रांजेक्शन में जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि सैलरी पेड, तो पर्सन का नाम नहीं है यहाँ पे। तो जब पर्सन का नाम नहीं होता है तो उसको हम कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि अगर किसी पर्सन का नाम नहीं है, ठीक है ना, तो फिर हम किसका नाम लिखे यहाँ पे, किसके नाम से उधार लिखे यहाँ पे। क्लियर है? तो कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि सब अलग अलग नाम लिखेंगे। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, ऐसा कोई डाउटफुल ना रहे तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कैश ट्रांजेक्शन है वो करार कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। चलो, सेकंड एक पॉइंट आपने नोट करा कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हो, ठीक है ना, किसी पर्सन का नाम नहीं दे रखा हो, तो हम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन है वो ट्रीट करेंगे। कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे अगर कुछ भी पर्सन का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है ना। चलो, सेकंड अगर आपको ट्रांजेक्शन में अगर ऐसा हो किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ था, किसी पर्सन का, लाइक ऐसे कि गुड्स सोल्ड टू महेश, पर्सन का नाम आ गया, तो जैसे ही पर्सन का नाम आ जाता है तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि वो ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है। तो शॉर्ट में समझो, शॉर्ट में अगर किसी पर्सन का नाम है तो क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हुआ है, और अगर पर्सन का नाम नहीं है तो क्या हुआ है, कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ये एजम्पशन आपको लेनी है। समझ में आ गया? चलो, चाहो तो लिख देना नोट, बाद में काम आएगा। अब थर्ड कैटेगरी सर कौन सी होती है, ठीक है। अब जनरली देखा जाए तो कैश और क्रेडिट हो सकता है ट्रांजेक्शन, या तो कैश में होगा या तो क्रेडिट में, लेकिन थर्ड कैटेगरी और है, और वो थर्ड कैटेगरी क्या है, अदर और स्पेशल ट्रांजेक्शन। सर स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या मतलब, मैंने कुछ एग्जांपल ही दे रखे डायरेक्टली। अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन मतलब जो ना तो कैश ट्रांजेक्शन है और ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गोदाम में स्टॉक पड़ा हुआ, हमारी दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है या गोदाम में स्टॉक पड़ा हुआ, अब वो उसमें आग लग गई, तो बोलो गुड्स तो गया ना मेरे पास से, जल के खाक हो गया, लॉस तो हो गया मुझे, तो क्या ये कैश में ट्रांजेक्शन हुआ, क्या ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आ रही है, कोई कैश आ रहा है मेरे पास, नहीं ना, तो ये दोनों ही ट्रांजेक्शन है। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला, स्पेशल ट्रांजेक्शन बोले। समझ में आया? तो जब भी आपका फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, ठीक है ना, अगर आपका आग से क्या होता है, गुड्स से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो वो आपका स्पेशल कैटेगरी का होगा, क्योंकि हम दोनों कैटेगरी में उसको नहीं ले सकते। तो अगर ट्रांजेक्शन अगर दोनों कैटेगरी में नहीं जाता तो वो कहा जाएगा, स्पेशल ट्रांजेक्शन में जाएगा। क्लियर है? डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन क्या होता था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। डेप्रिसिएशन मतलब कि असेट्स के वैल्यू में जो समय के हिसाब से क्या होता है, रिडक्शन आता है, वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो बोलो इसमें कोई कैश ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है ना, क्या कोई ये एग्जिस्ट आई रिलेशनशिप, नहीं ना, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल ट्रांजेक्शन। बस ये 2 एग्जांपल फिलहाल के लिए माइंड में रखो, इतना इनफ है इस चैप्टर में, ठीक है ना। जनरल वाले टॉपिक में और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्लियर, फाइन। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। शॉर्ट में समझना है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, और वो कैश में हो सकते हैं, क्रेडिट में हो सकते हैं, या फिर वो स्पेशल कैटेगरी के भी हो सकते हैं, क्लियर है, फाइन। अब आता है हमारा कि सर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं। तो देखिए, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका हम वैल्यू है वो मनी में मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम मनी में मेजर ही नहीं कर सकते, कितने रुपए का है वो हम बता ही नहीं सकते, समझ में आया। तो जैसे ट्रांजेक्शन जिनका हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और ऐसे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ये हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में ही देख लिया था। सो हम क्या करते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को लिखेंगे और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को छोड़ देंगे, समझ में आ गया। तो जनरल बुक में हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल्स है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स आफ्टर 1 मंथ। अब हुआ क्या कि आपको एक ऑर्डर मिला, आपके जो सप्लायर या आपके जो कस्टमर होंगे वो कस्टमर ने, आपके एक कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे 1 महीने के बाद में गुड्स है वो सप्लाई कर देना 10,000 का। तो मुझे बताओ 1 महीने बाद सप्लाई करना, तो क्या मैं आज ही बोल दूं कि मैंने गुड्स सेल कर दिया, उसको बेच दिया, रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आ गई क्या डेटर्स क्रेडिटर की, नहीं आई ना, अभी बेचा ही नहीं, गुड्स जब जाएगा सेल करेंगे तब रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आएगी। अगर वो क्रेडिट पे होता है और कैश में होगा तो फिर कैश आएगा। तो देखो क्या कैश आ रहा है वहां पे, 1 महीने बाद गुड्स सेल करने वाला हो तो समझो कोई एडवांस पेमेंट नहीं है, तो कोई कैश हो रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आई, अगर गुड्स बेचता तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आती, अब बेचा ही नहीं तब तक रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हो सकती, तो दोनों ही ट्रांजेक्शन नहीं है और ना ये स्पेशल कैटेगरी का होगा, समझ में आया। चलो तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो जब भी आपको ऑर्डर दिखे, जब भी आपको ऑर्डर वर्ड दिखे तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। सो क्योंकि जब तक गुड्स सप्लाई नहीं करेंगे तब तक है वो इनमें से कोई भी एक ट्रांजेक्शन नहीं होगा। गुड्स सप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। एंड ऑर्डर इज रिसीव्ड, अब ऑर्डर तो कैंसिल भी हो सकता है, कल उठ के वापस से फोन करेगा कि नहीं चाहिए हमें, तो ठीक है ना। तो जब तक आपका गुड सेल नहीं हो जाता, सोल्ड नहीं हो जाता, डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक हम क्या करेंगे, इसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते। तो शॉर्ट में समझो, जब भी ऑर्डर वर्ड आपको दिखे तो क्या करना, आप समझ जाना कि वो आपका नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है आपका, अ प्लानिंग इज मेड टू बाय अ फर्नीचर। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक फर्नीचर खरीद लूं, बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्या आपका इकोनॉमिक है, पैसे दिख रहे हैं आपको इसमें, कितने का फर्नीचर मुझे पता ही नहीं अभी तक, समझ में आया। मैं सिर्फ प्लानिंग कर रहा हूं, सोच रहा हूं, सोचने को थोड़ा मनी में मेजर कर सकते हैं क्या, सोचने को नहीं ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। सो ये क्लियर है आप लोगों को। चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, जहां पे हम चेक करते हैं कि इनको हम कौन से ट्रांजेक्शन बोलेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या फिर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन, एसेट्स परचेज्ड फॉर ₹60,000, बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, पहले वो मुद्दा होगा। एसेट्स परचेज की आपने 60,000 की, एसेट्स परचेज की कितने की, 60,000 की, तो बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। तो आपका माइंड बोल रहा होगा कि सर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है क्योंकि 60,000 का वैल्यू दे रखा है, समझ में आया, बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ इकोनॉमिक में से कौन सा ट्रांजेक्शन है, इन तीनों में से क्या बता सकते हो आप, इकोनॉमिक में भी कौन सा ट्रांजेक्शन है, और डीप में जाते हैं, बारीकी से इसको चेक करते हैं। बोलो इकोनॉमिक तो हो गया, लेकिन इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश में है, क्रेडिट में है या फिर स्पेशल वाला है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी पर्सन का नाम है क्या, नहीं है ना, किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो किसके नाम से उधार लिखूं मैं, किसका नाम लिखूं, यहाँ पे नहीं पता ना मेरे को, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, इसको कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करूंगा, समझ में आ गया, कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इको आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, और कैश वाला ट्रांजेक्शन,
समझ में आ गया। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है फर्स्ट वाला, और साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के साथ साथ में आपका ये कैश वाला ट्रांजेक्शन है। क्लियर है, फाइन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू महेश फॉर ₹5 लाख। हमने महेश को 5 लाख का गुड्स है वो सेल करा है। बोलो ये ट्रांजेक्शन कौन सा है, इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक, पहले ये बताओ। सर इकोनॉमिक है, क्योंकि 5 लाख रुपए है ना, अमाउंट दिख रहा है, समझ में आया। तो 5 लाख है तो क्या हो गया, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गया। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो मुझे बताओ कैश है, क्रेडिट है या फिर अदर है। क्या कैश हो रहा है यहाँ पे, किसी पर्सन का नाम दे रखा है, किसी पर्सन का नाम दे रखा है, पर्सन का नाम दे रखा है, दैट मीन वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्योंकि नाम क्यों दिया, ठीक है ना, नाम क्यों दिया, लिखने के लिए तो दिया कि उधार है, समझ में आ गया। चलो तो नाम दे रखा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे। तो आपका ये वाला सेकेंड वाला इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो है, साथ ही साथ आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, चलो अब आता है हमारा थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर क्या बोलता है, रेंट पेड ₹10,000। आपने 10,000 रुपए का रेंट का पेमेंट किया है, 10,000 रुपए का रेंट का पेमेंट किया है। तो बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक। सर पैसे दिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स, बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक्स है। क्लियर है, सॉरी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो बताओ कौन सा है, कैश है, क्रेडिट है या फिर अदर है। देखो क्रेडिट होने के लिए नाम चाहिए पर्सन का, नाम दे रखा है क्या यहाँ पे, नहीं दे रखा, ठीक है ना, पर्सन का नाम नहीं है। तो बोलो कौन सा होगा, कैश ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और साथ ही साथ कैश ट्रांजेक्शन है। क्लियर है, फाइन। अब मुझे बताओ फोर्थ वन क्या है, एसेट्स सोल्ड फॉर ₹18,000। आपने एक एसेट्स को सोल्ड किया है, कितने में, 18,000 में। समझ में आया। तो मुझे बताओ ये कौन सा है, इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ना, पैसे दिख रहे हैं। क्लियर है ना। तो आपका 18,000 रुपीज दिख रहा है, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। बोलो इकोनॉमिक में कौन सा है, कैश है, क्रेडिट है या फिर स्पेशल है। क्या किसी पर्सन का नाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर कौन सा होगा, कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर है। तो अगेन आपका ये वाला ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है, और इकोनॉमिक के बाद में कैश ट्रांजेक्शन है। क्लियर है, फाइन। फिफ्थ वाला देखो, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹32,000। हमें एक ऑर्डर मिला है कि 32,000 का गुड्स है वो आप मुझे भेज दो। हमारे एक कस्टमर ने हमको ऑर्डर दिया कि 32,000 का गुड्स है वो आप हमें सेल कर दो, भेज दो। क्लियर है। अब मुझे बताओ, अभी सिर्फ ऑर्डर मिला है, अभी सिर्फ ऑर्डर मिला है, जरूरी है कि हमारे पास स्टॉक में अभी इतना गुड्स पड़ा होगा, कोई जरूरी नहीं है ना। तो जब तक मैं सेल नहीं कर देता, जब तक गुड्स भेज नहीं देता वहां पे, ठीक है ना, तब तक के लिए मैं उसको कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट में नहीं आता। अभी तो टेलीफोन पे उसकी न्यूज आई है सिर्फ, क्या फोन आते ही मैं सीधा लिख दूं, एंट्री कर दूं कि मैंने गुड्स सेल कर दिया, नहीं ना। अभी मैं चेक करूंगा उसके बाद में, क्या इतना मेरे पास स्टॉक अभी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। अगर उसको सेल करने के लिए मेरे पास इतना स्टॉक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे डिलीवरी भेजूंगा, ठीक है ना, उसको फोन करूंगा, उसके बाद में उसकी डिलीवरी भेजूंगा, देन उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसका एंट्री करूंगा। तो ऑन जब उसने ऑर्डर दिया तो एट दैट टाइम, ठीक है ना, उस मोमेंट पे हम क्या करेंगे, कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो वो कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ कैश का, और ना अभी तक तो कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आया है। रिलेशनशिप एग्जिस्ट तब आएगा जब मैं गुड्स को भेज दूंगा डिलीवरी के लिए। समझ में आ गया। गुड्स की जब भेज दूंगा डिलीवरी के लिए, तब क्या होगा, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आता है। तो ये दोनों ही कैटेगरी के ट्रांजेक्शंस नहीं है। क्लियर है। और ये तो पूरा अलग ही कैटेगरी हो जाता है, जहां पे लगभग लॉसेस के होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इन शॉर्ट ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका, और ऑर्डर वर्ड भी तो दिखा है आपको, क्या दिखा है, ऑर्डर वर्ड दिखा है, ठीक है ना। तो ऑर्डर वर्ड दिख गया है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ट्रीट कर देना है। तो ये आपका नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। चलो अब बताओ 6 वाला, अब प्लानिंग इज मेड टू बाय 1 लैपटॉप। मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं एक लैपटॉप खरीदूं, मैं एक लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूं। बोलो यहाँ तो रुपीज ही नहीं है, इवन कितने का लैपटॉप वही पता नहीं है, ठीक है ना। और जस्ट प्लानिंग कर रहा हूं, मैं जस्ट प्लानिंग कर रहा हूं, सोच रहा हूं। सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हो, रिलायंस कंपनी में खरीद लो, ठीक है ना। तो सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हो आप, समझ में आ गया। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, जो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है उसमें। पॉइंट नंबर 5 में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना। देखो क्या ट्विस्ट है, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड, ठीक है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹32,000। अब मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 बनाता हूं,
क्या बनाता हूं, पॉइंट नंबर 7, और उसमें ये लिखता हूं कि ये जो ऊपर जो ऑर्डर मिला था मुझे 32,000 का, ठीक है ना, उस ऑर्डर के हिसाब से मैंने गुड्स है वो भेज दिया। मैंने क्या कर दिया, गुड्स भेज दिया। मैंने ये जो ऑर्डर मिला था मुझे, मैंने क्या कर दिया, इस 7वें पॉइंट में बोला कि वो जो ऊपर 5 पॉइंट में मुझे जो ऑर्डर मिला था, ठीक है ना, वो मैंने क्या कर दिया, आज उतना गुड्स है वो भेज दिया डिलीवरी के लिए। तो बोलो तब मैं एंट्री करूंगा ना, तब मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा, यानी कि तब वो मेरा क्या हो जाएगा, आपका ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बन जाएगा, क्योंकि तब ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट में आ गई। अगर वो क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है और अगर वो कैश में है तो फिर वहां पे कैश का एक्सचेंज भी होगा। कैसे दे रखा है क्वेश्चन में वैसे डिपेंड करेगा। वैसे यहाँ पे नाम तो दिया नहीं है कस्टमर का, तो कैश में ही ट्रीट होगा। क्लियर है, चलो और मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। फिलहाल बस आपको इतना बताना था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। अच्छे से एक बार वापस से रिवाइज करो, नोटबुक में आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी आज की क्लास है, क्योंकि यहां से आप क्या करोगे, डिसाइड करते हो कि इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, और क्या रिकॉर्ड करना है, और वो जो ड्यूल इफेक्ट है वो भी मैं आपको आज की क्लास में ही बताऊंगा, ठीक है। चलो फटाफट आप नोट डाउन करो और इसको अच्छे से समझ के फिर हम आगे का डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और अभी हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन में जैसा कि हमको पता है कि ड्यूल इफेक्ट आती है, यानी कि दो असर आएगी, एक तो डेबिट की और एक क्रेडिट की, ठीक है ना। एक डेबिट की और एक क्रेडिट की, दो इफेक्ट आएगी यहाँ पे। इक्वल अमाउंट की दोनों रहेंगी, जितना टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट और इक्वल टू रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट के बारे में डिटेल में आपको जानना है तो अलग से एक वीडियो दे रखा है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाओगे यूट्यूब चैनल पे और वहां पे आपको अदर वाला ऑप्शन देखना है, तो उसमें एक वीडियो दिखेगा डेबिट और क्रेडिट के ऊपर, वो आप देख लेना, ठीक है। चलो शॉर्ट में बता दूं, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है कि जैसे आपके मैथ्स में प्लस और माइनस के दो सिंबल होते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से अकाउंट में कुछ ऐड और लेस करने के लिए दो सिंबल होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है ना। चलो फिर भी ज्यादा देखना है तो आप क्या करो, वो वीडियो देख लो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, फाइन। तो अभी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारा ये डिस्कशन करते हैं, और टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ट्रांजेक्शन में से आपको ढूंढ के निकालने पड़ेंगे कि इसमें से कौन सा अकाउंट है वो इफेक्ट हो रहा है, कौन सा अकाउंट है वो इफेक्ट कर रहा है। समझ में आया। तो हर एक ट्रांजेक्शन जो होगा उसमें से आपको अकाउंट पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन से अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है, ताकि उस अकाउंट की क्या करोगे, आप जर्नल एंट्री करोगे। समझ में आ गया। तो ये प्राइमरी स्टेज हमारा जर्नल एंट्री होता है, तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है और वो अकाउंट क्या है, तो उसके लिए हम ये वाला डिस्कशन अभी कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। अकाउंट्स के क्या टाइप है, तो देखो अकाउंट्स के यहाँ पे दो टाइप दे रखे हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। दो टाइप के अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना, आपका ध्यान यहाँ से हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आगे का जो भी हाफ एन आवर लगभग लगेगा इसको, ठीक है ना, 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर, उतना आपका अटेंशन सीधा यहाँ होना चाहिए। मन लगा के सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया और मजा भी आएगा आपको, ठीक है ना। चलो, क्योंकि ये आ गया मतलब आगे का जर्नल एंट्री वाला पूरा चैप्टर आ गया, ठीक है ना। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रहेगी वो अपन कर लेंगे। तो देखो, तो दो टाइप के अकाउंट्स है, एक पर्सनल अकाउंट है, दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। अब पर्सनल अकाउंट में क्या है, तो देखो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि पर्सनल अकाउंट, यानी कि किसी पर्सन का नाम आता होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, अगर किसी पर्सन का नाम आपको दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, ठीक है ना, रिया है, नेहा है, सुशांत है, ये सब क्या है, आपके पर्सनल अकाउंट है। तो समझ में आ गया, किसी पर्सन का नाम आपके ट्रांजेक्शन में होना चाहिए। जैसे महेश को गुड सेल किया, ठीक है ना, गुड सोल्ड टू महेश, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, इस तरीके से किसी पर्सन का नाम आ रहा है आपके ट्रांजेक्शन में, तो वहां पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट। समझ में आ गया। तो देखो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, नेम ऑफ पर्सन इज गिवन। ट्रांजेक्शन्स में आपको किसी पर्सन का नाम दिया हुआ रहेगा, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। चलो, अब पर्सन सिर्फ कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के यहाँ पे पर्सन होते हैं। पर्सन भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब जो हम बाय बॉर्न आए हैं, ठीक है ना, जन्म लेके हम सब आए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सन, जो प्रकृति से आए, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कि ऐसे पर्सन जिनको इंसान ने बनाया, जिनको इंसान ने यानी कि हम लोगों ने बनाया,
सर ऐसे कौन से पर्सन होते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत एग्जाम्पल भी दे रखे हैं मैंने अच्छे से। देखो सबसे पहले मैं नेचुरल पर्सन की बात कर देता हूँ। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है एग्जाम्पल हेतल अकाउंट, राम अकाउंट, नेहा अकाउंट, सलमान अकाउंट, सुशांत अकाउंट, रिया अकाउंट। यानी कि डे टू डे हमारे जो फ्रेंड्स के नाम है, फैमिली मेंबर्स के नाम है, ठीक है ना, किसी इंसान के जो नाम है, ठीक है ना, उन सबको हम क्या बोलेंगे, जो नेचुरल है, ठीक है ना, जो बाय बॉर्न, ठीक है ना, आए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे नेचुरल पर्सन। तो ये सब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, हेतल अकाउंट, राम अकाउंट, नेहा अकाउंट, सलमान अकाउंट, सुशांत अकाउंट, रिया अकाउंट, ठीक है ना, ये सब आपको नाम दे रखे हैं। क्लियर है? फाइन। अब दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो मेन ये आर्टिफिशियल पर्सन अच्छे से समझो, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि ये वाला तो अपने को समझ में आता है कि हम एक दूसरे के नाम इंसानों के, ठीक है ना। चलो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसे पर्सन जिनको किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया, इंसान ने बनाया। चलो ऐसे कौन से पर्सन, देखो बिजनेस नेम या ट्रेड नेम, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, स्कूल, बैंक, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा। मतलब कि क्या होता है कि जरूरी है कि मैं किसी राम से गुड्स खरीदूंगा या राम को गुड्स बेचूंगा या फिर श्याम को बेचूंगा या श्याम से खरीदूंगा, ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है ना। मैं किसी से भी कर सकता हूं। लाइक मैं अगर टाटा लिमिटेड से क्या करता हूं, गुड्स को खरीदता हूं, मैं रिलायंस लिमिटेड से क्या करता हूं, गुड्स खरीदता हूं। तो रिलायंस लिमिटेड है ना वो, तो ठीक है ना। अब रिलायंस लिमिटेड और मुकेश अंबानी दोनों अलग अलग है। मुकेश अंबानी उनके ओनर है और रिलायंस लिमिटेड क्या है, उनका बिजनेस है। तो हम तो बिजनेस से खरीद रहे हैं, मुकेश अंबानी से नहीं खरीद रहे। समझ में आ गया? दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि आपको नेचुरल पर्सन के अलावा आर्टिफिशियल पर्सन में आपको ये जो बिजनेस के नाम से अगर कुछ भी ट्रेडिंग हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस कंपनी से क्या करा, गुड्स खरीदा, टाटा लिमिटेड से क्या करा, गुड्स खरीदा। तो इस तरीके से मैंने किसी इंस्टीट्यूशंस या बिजनेस के नाम से मैंने क्या करा है, बिजनेस खरीदा है, ठीक है ना, मतलब गुड्स खरीदा है, सॉरी, या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करा है किसके, बिजनेस के नाम से। समझ में आया? या फिर मैंने स्कूल को कुछ सप्लाई किया, जैसे स्कूल को मैंने बुक्स है वो सप्लाई की। मेरा अगर बुक्स का दुकान है, ठीक है ना, शॉप है, स्टेशनरी का शॉप है, तो मैंने क्या किया, स्कूल को किताबें बेची, बुक्स बेची, ठीक है ना, तो मैं तो स्कूल को बेची है। तो स्कूल भी क्या है, एक पर्सन है। यहाँ पे अकाउंट में हम क्या करेंगे, जिनको इंसान ने बनाया, मतलब कि जो बिजनेस के नाम होंगे, जो ट्रेड के नाम होंगे, जो इंस्टीट्यूशंस के नाम होंगे, जो कॉलेज के नाम होंगे, जो बैंक के नाम होंगे, जो यूनिवर्सिटी के नाम होंगे, जो मेडिकल के नाम होंगे, जो हॉस्पिटल्स के नाम होंगे, उन सबको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। तो समझ में आ गया, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, बैंक, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, हॉस्पिटल हो गए, मेडिकल हो गए, ठीक है ना, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, ये सबको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। यानी इनसे हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो भी क्या कहलाएंगे, पर्सन माने जाएंगे। समझ में आ गया? सॉरी। तो आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आएंगे, बिजनेस के नेम आएंगे, ठीक है ना, बिजनेस का नाम, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन भी आएंगे इसमें, कॉलेज आएगा, स्कूल आएगा, बैंक आएगा, कंपनी आएगा, फर्म आएगा, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ये सबको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखो एग्जाम्पल, जैसे एसबीआई बैंक अकाउंट। अब एसबीआई में मैंने पैसा डिपॉजिट करवाया या एसबीआई से बैंक को पैसा क्या किया, मैंने विड्रॉ करा, तो मैंने किसके साथ ट्रांजेक्शन करा, एसबीआई के साथ। तो एसबीआई क्या है, हमने बनाया ना, बैंक को किसने बनाया, इंसान ने बनाया, ठीक है ना। तो बैंक को भी इन्होंने क्या बोला, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। फिर आईसीआई अकाउंट, आईसीआई अकाउंट मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में क्या होते हैं, सीए का रजिस्ट्रेशन होता है और कंप्लीट सीए का प्रोसेस वहां पे होता है, ठीक है ना। अगर आपको सीए करना है तो आपको आईसीआई से क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और जो भी एग्जाम वगैरह रहते हैं वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट जो है आपकी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वो इंस्टीट्यूट है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, ठीक है ना। फिर आपका जीवन ज्योति स्कूल, कोई भी अगर स्कूल का नाम है तो स्कूल को भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आपका आर्टिफिशियल पर्सन। फिर ब्राइट लाइन क्लासेस, जो क्लासेस है, ठीक है ना, वो भी इंस्टीट्यूट होती है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। टाटा कंपनी, एलआईसी अकाउंट वगैरह, ये सब क्या है, आपके आर्टिफिशियल पर्सन माने जाते हैं। तो देखो शॉर्ट में समझ में आ गया कि किसी पर्सन का नाम अगर इफेक्ट करता है आपके ट्रांजेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। क्लियर है? फाइन। पर्सन है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो होगा नेचुरल पर्सन या तो फिर वो होगा आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रमेश को गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000 टू रमेश। तो रमेश को गुड्स सोल्ड किया, रमेश का नाम आ गया, रमेश नेचुरल पर्सन है, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट, यानी रमेश का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है? चलो मैंने बैंक से विड्रॉ किया 2000, मैंने बैंक से क्या करा, बीओबी बैंक से क्या करा, विड्रॉ करा 2000। बोलो बैंक का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है तो बीओबी अकाउंट, तो क्या करेंगे, बीओबी अकाउंट।
कौन सा अकाउंट? आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। आपको बताना नहीं है कि आर्टिफिशियल है कि नेचुरल पर्सन, बस आपको ये पता करना है कि पर्सनल अकाउंट है या नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट है तो उस पर्सन का नाम आपको लेना है। एसबीआई है तो एसबीआई, बीओबी है तो बीओबी, ठीक है ना। रमेश अकाउंट है तो रमेश अकाउंट। समझ में आ गया? तो पर्सन के नाम के आगे आपको क्या करना है? सिर्फ अकाउंट बढ़िया को लगाना है। क्लियर? फाइन, चलो गुड। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं आएगा क्योंकि पर्सन वाले तो सारे अलग हो गए। तो अभी बचे हमारे इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट में भी दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक तो होता है आपका रियल अकाउंट और दूसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। एक होता है आपका रियल अकाउंट और दूसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? रियल अकाउंट में अगेन दो कैटेगरी के यहाँ पे अकाउंट्स आते हैं, एक गुड्स के अकाउंट और एक होते हैं एसेट्स के अकाउंट। यानी गुड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स है वो यहाँ पे कवर होंगे और एसेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो भी यहाँ पे कवर होंगे। तो गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड सारे क्या होंगे? अकाउंट्स यहाँ पे कवर होंगे। तो रियल अकाउंट में क्या आएंगे? गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड क्या होंगे? यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन्स कवर होंगे, आपके अकाउंट्स कवर होंगे। क्लियर है? देखो गुड्स के अकाउंट का मतलब देखो मैंने एग्जांपल दे रखे। गुड्स का अकाउंट मतलब गुड्स इफेक्ट करेगा आपका, आपके ट्रांजेक्शन्स में गुड्स या तो आ रहा है या तो जा रहा है, ठीक है ना। गुड्स आ रहा है या तो जा रहा है, ऐसा कुछ होगा। गुड्स इफेक्ट कर रहा है आपके ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है ना। और यहाँ पे एसेट्स इफेक्ट करेगा। तो देखो पहले गुड्स वाले ट्रांजेक्शन्स। परचेज अकाउंट, बोलो अगर आपने गुड्स परचेज करा, ठीक है ना, परचेज नॉर्मली लिखा हुआ है तो हम गुड्स का परचेज ही मानते हैं। तो अगर गुड्स परचेज करा है तो बोलो गुड्स आपके पास आएगा। तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो परचेज अकाउंट होगा। अच्छा सेल अकाउंट बोलो, सेल अकाउंट, गुड्स को मैंने सेल करा तो ऑब्वियसली गुड्स जा रहा है ना मेरे पास से, तो गुड्स का अकाउंट क्या हो गया? इफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? तो ये रहा। तो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, समझ में आ गया। अब परचेज रिटर्न अकाउंट, मैंने किसी से गुड्स खरीदा था उसको वापस रिटर्न कर दिया। गुड्स खरीदा था वापस रिटर्न कर दिया। तो जब गुड्स खरीदा था तब भी वो कौन सा था? गुड्स का अकाउंट था। और जब मैं रिटर्न करूंगा तभी तो क्या हो रहा है? मैं गुड्स दे रहा हूं ना उसको वापस, तभी भी क्या हो रहा है? गुड्स का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। तो परचेज रिटर्न भी क्या हो जाएगा? आपका गुड्स का अकाउंट माना जाएगा। समझ में आया? चलो फिर इसी तरीके से होता है हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट। मैंने किसी को, अपने कस्टमर को गुड्स सेल किया था क्रेडिट पे और वो मुझे आज रिटर्न करने आ रहा है, वो मुझे आज क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। तो सेल रिटर्न अगर होता है, बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसको सेल रिटर्न बोलेंगे, ठीक है ना। और खरीदा हुआ माल वापस रिटर्न करते हैं अपन तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्लियर है? फाइन। तो सेल रिटर्न हुआ, वो कस्टमर मुझे वापस से क्या करना, गुड्स है वो रिटर्न करने मेरे पास आता है। तो गुड्स रिटर्न करने आएगा तो बोलो मेरे पास गुड्स आ रहा है तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट करेगा ना मेरे पास से, ठीक है ना। तो गुड्स का अकाउंट यहाँ पे सेल रिटर्न अकाउंट भी गुड्स का अकाउंट माना जाएगा। इसी तरीके से गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट, आपके गोदाम में या दुकान में गुड्स पड़ा था और आग लग गई उसमें, तो बोलो आपके पास से तो गुड्स चला गया ना, आपके पास से तो गुड्स चला गया, जल के खाक हो गया, मतलब आपके पास से तो खत्म हो गया ना गुड्स। समझ में आया? तो एक तरह से चला गया ना आपके पास से, बदले में कुछ मिला नहीं लेकिन गुड्स तो गया ना आपके पास से। तो गुड्स का एक जो बैलेंस है वो कम हो गया, तो गुड्स का अकाउंट है वो आपका इफेक्ट कर गया, ठीक है। इसी तरीके से गुड्स गिवन एज अ डोनेशन अकाउंट, आपने फ्री में गुड्स दे दिया, ठीक है ना। आपकी क्या थी? आपकी किराना की शॉप थी, ठीक है ना। कोई भिखारी आया होगा आपके दर पे, आपको दया आ गई, उसको आपने क्या कर दिए? ब्रिटानिया गुड्डे के 2 पैकेट है उसको दे दिए, ठीक है ना। तो गुड्स को आपने क्या कर दिया? डोनेशन में दे दिया। तो भी तो आपका गुड्स इफेक्ट कर रहा है ना, बिस्किट्स के अकाउंट है वो क्या हो गया? कम हो गया, आपका स्टॉक कम हो गया। समझ में आ गया? तो गुड्स का अकाउंट यहाँ पे भी इफेक्ट कर रहा है। फिर आपका गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, यानी कि क्या हुआ? ओनर, जैसे बिजनेस का जो मालिक होता है, अगर वो बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको अकाउंटिंग के टर्म में बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। और यही चीजें अगर देता है बिजनेस को तो उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। क्लियर है? फाइन। अगर आपको नहीं है वो याद या फिर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो 4 लेक्चर देख लो अच्छे से, तभी आपको आगे का है वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, यानी कि मुझे जरूरत थी गुड्स की, ठीक है ना। मेरे जो बिजनेस में है, सपोज किराना की शॉप है मेरी, ठीक है ना, और मुझे क्या, मेरे घर के लिए क्या करना था? राशन खरीदना था। तो मैंने क्या किया? बिजनेस में से ही, अपने बिजनेस में से ही कुछ सामान किराना का मैं अपने घर पे लेके गया। समझ में आया? तो फिर मैं जो सामान घर पे लेके गया, गुड्स को मैं घर पे लेके गया पर्सनल यूज करने के लिए, तो मेरा गुड्स का अकाउंट तो इफेक्ट हो गया ना बिजनेस में तो स्टॉक कम हो गया ना। क्लियर है? तो अगेन क्या हो गया? यहाँ पे आपका गुड्स का अकाउंट है वो इफेक्ट कर रहा है। और भी इसके अलावा बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे जो हम आगे जाके देखेंगे जनरल वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो शॉर्ट में गुड्स अकाउंट मतलब कि गुड्स का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, मतलब स्टॉक आपका या तो कम हो रहा है या तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलो फाइन।
अब नेक्स्ट है आपका एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट, अब एसेट्स अकाउंट का मतलब होता है आपकी एसेट्स इफेक्ट कर रही है, या तो कोई एसेट्स आ रही है या तो कोई एसेट्स जा रही है, दोनों में से एक होगा, तीसरा क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो या तो एसेट्स आ रही है या एसेट्स जा रही है। तो देखो एग्जांपल में फर्नीचर का अकाउंट, ठीक है ना, फर्नीचर या तो आएगा या तो जाएगा, या तो फर्नीचर खरीदा या तो फर्नीचर बेचा, दोनों में से एक होगा, ठीक है ना। तो फर्नीचर एसेट्स होती है, मैंने आपको बताया था एसेट्स का, ठीक है ना। मशीनरी अकाउंट सेम वे में, कंप्यूटर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैश आ रहा है या जा रहा है। जैसे मैंने गुड्स परचेज किया, जब मैंने गुड्स है वो परचेज किया कैश में, तो बोलो कैश जा रहा है कि आ रहा है, कैश जा रहा है कि आ रहा है, तो ऑब्वियसली कैश क्या होगा, जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैंने गुड्स सेल किया है कैश में, तो मेरे पास कैश है वो आएगा। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, आपका एसेट्स का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कैश अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। फिर पेटेंट अकाउंट, पेटेंट अगर आपने खरीदा है या फिर आपने बेचा है, ठीक है ना, तो पेटेंट का अकाउंट इफेक्ट करेगा। फिर आपका कॉपीराइट का अकाउंट, यानी कि अगर आपने कॉपीराइट खरीदा या बेचा है, ठीक है ना, तो कॉपीराइट का अकाउंट है वो आपका इफेक्ट करेगा। तो ये सारी क्या होती है, एसेट्स होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एसेट्स का मीनिंग बताया था, ठीक है ना। फाइन, तो एसेट्स हो गया। गुड्स के अलावा जितने भी दिखते हैं आपको जहां एसेट्स बिल्डअप होती है, ठीक है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। और रिस्पेक्टिव एसेट्स के नाम से क्या कर देते हैं, हम अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। क्लियर है, फाइन। और डिटेल में आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा पेशेंस रखो, आपको सब आगे समझ में आएगा। चलो, तो ये हो गया हमारे रियल अकाउंट, एसेट्स और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट्स इसमें आते हैं। चलो, अब इंपोर्टेंट आता है अगेन एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब कि इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट, एक्सपेंस लॉसेज और इनकम के अकाउंट इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब ये रेवेन्यू नेचर के आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, जब आपको इनकम और एक्सपेंडिचर लास्ट क्लास में बताए थे, तो मैंने उसमें बोला था आपको कि जनरली हम जब भी बात करते हैं इनकम और एक्सपेंस की, तो हम रेवेन्यू नेचर की बात करते हैं, कैपिटल नेचर के इनकम एक्सपेंस की बात नहीं करते। लेकिन इस पर भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया है कि रेवेन्यू नेचर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी बुक में नहीं दिखेगा आपको, मैंने लिखा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलो, सो एक्सपेंसेस और लॉसेज अकाउंट और इनकम अकाउंट, ये दो अकाउंट अगर इफेक्ट करते हैं तो फिर कौन सा अकाउंट होगा, ये आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। तो देखिए पहले एक्सपेंस और लॉसेज अकाउंट में क्या क्या आएंगे, जस्ट एग्जांपल दिए मैंने इलस्ट्रेटिव, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। सैलरी अकाउंट, आपने क्या कर दिया, सैलरी पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। अपने बिजनेस में जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहे हैं, तो उनको आपने क्या कर दिया, सैलरी पेमेंट किया। तो बोलो सैलरी का बेनिफिट तो क्या होता है, आपको एक महीने तक मिलता है, एक महीने सैलरी अगर आप पे करते हो तो महीने का जो आपने काम करवाया, जितनी सर्विस आपने यूज की, ठीक है ना, उसका आप क्या करते हो, उसको पेमेंट करते हो। समझ में आया, तो लेस देन 1 ईयर या 1 साल तक ही उसका बेनिफिट होता है जो हमने सैलरी पेमेंट किया, तो इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस बोले जाते हैं। देखो इसी तरीके से वेजेस अकाउंट, ठीक है ना, वेजेस का बेनिफिट। फ्रेट का अकाउंट भाड़ा होता है, ठीक है ना, या तो आने का होगा या तो जाने का होगा, दोनों ही भाड़े इसमें आएंगे, फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड। देन स्टेशनरी प्रिंटिंग अकाउंट, बिजनेस में आपको स्टेशनरी की जरूरत होगी, नोटबुक वगैरह की, पेन वगैरह की, ठीक है ना, तो वो आपने क्या कर दी होगी, खरीदी होगी, तो वो भी क्या है, आपका एक्सपेंस है, ठीक है। फिर आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, लॉस होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता चुका हूँ। रेंट एक्सपेंस अकाउंट, अगर आपने भाड़े पे बिल्डिंग ले रखी है तो उसका रेंट अगर पे किया आपने, ठीक है ना, या फिर आपने मशीनरी है वो हायर पे ले रखी है, भाड़े पे ले रखी है, तो उसका रेंट, दोनों ही आपके यहाँ पे एक्सपेंस में कवर होंगे। फिर कमीशन एक्सपेंस अकाउंट, किसी को आपने कमीशन दिया है, ठीक है ना, सपोज आपका कोई ब्रोकर है, दलाल है, जो आपके कस्टमर लेके आ रहा है, तो उसको आप क्या दे रहे हो, दलाली दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो कमीशन ब्रोकरेज जो दलाली रहेगी वो भी आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा। फिर डिस्काउंट एक्सपेंस अकाउंट, अब कोई भी आपसे गुड्स खरीदता है, ठीक है ना, आपसे क्या करता है, गुड्स खरीदता है, ठीक है ना, तो फिर उसको आप क्या कर देते हो सकता है डिस्काउंट दो आप, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंस हो जाएगा। देन बैड डेट अकाउंट, किसी को आपने गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल किया था, ठीक है ना, किसी को आपने गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल किया था, जैसे सुंदर वीरा को सेल किया था, ठीक है ना, बैड डेट हो गया, डू क्या वैसा, सुंदर वीरा ने बोला कि पैसे नहीं देने वाला, ठीक है ना। तो डेटर्स अगर अनकलेक्टेबल हो जाता है, यानी उससे पैसा अगर नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 2 में आपको अच्छे से बताया था मैंने। चलो, सो बैड डेट हो गया तो लॉस हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सपेंस लॉसेज अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। डोनेशन अकाउंट, ठीक है ना, अगर आपने डोनेशन में कुछ भी दिया है तो डोनेशन का अकाउंट भी इफेक्ट करेगा। समझ में आया, चलो। अब इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट क्या होती है, तो देखो इनकम मतलब आपको कुछ भी रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, तो रेंट रिसीव, अगर आपने भाड़े पे किसी को बिल्डिंग दी है, ली नहीं है, दी है किसी को, तो आपको रेंट रिसीव होगा, तो वो रेंट का इनकम आपका क्या है, आपका रेवेन्यू नेचर, या फिर इसको इनकम बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। फिर कमीशन अगर रिसीव होता है, रिसीव वर्ड आपको दिखे तो समझ जाना वो क्या है, इनकम है।
तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड तो देखो आपको समझ में आ गया हो। अगर हम क्या करते हैं, हम परचेज करने जाते हैं गुड्स, ठीक है ना, जैसे तारा इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स हमने परचेज करा, तो उसके ऊपर क्या करेगा, हमको वो डिस्काउंट देगा, तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारा क्या हो गया, वो इनकम हो गया। क्लियर है? और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट का मतलब, पहले हमने बोला था कि सुंदर वीरा पैसे नहीं देगा, तो हमने ये मान लिया कि पैसा डूब गया और उसका अकाउंट है वो क्लोज कर दिया लॉस मान के। समझ में आया? लेकिन 2 साल बाद जब दया भाभी ने उसको समझाया, ठीक है ना, तो फिर वो क्या करा, थोड़े बहुत पैसे अपने को देने आ गया। तो डूबा हुआ पैसा जो बैड डेट हो चुका था, उससे वापस में अब थोड़ा बहुत पैसा या पूरा पैसा मिलता है, तो उसको बोला जाता है बैड डेट रिकवर्ड। उसको क्या बोला जाता है? बैड डेट रिकवर्ड। आगे जाके डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना, जर्नल वाले चैप्टर में। तो समझ में आ गया आपको इनकम एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना, और ये पूरा टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो आपको अब समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन करोगे अच्छे से, ठीक है ना, इसको नोट डाउन करोगे तो आपको ऑल इसकी क्लियरिटी है वो आएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हम करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा और पता करना है आपको, ठीक है ना, कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है इसमें, ठीक है ना। या ऐसा एक काम करते हैं, मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको और बताता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। आपको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में से ये अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बहुत इजी रहे, ठीक है ना। तो मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। और हाँ, कौन कौन से अकाउंट आपको ध्यान में रखने हैं, तो देखो आपको मेनली ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। ये मेन हेडिंग आपको याद रखनी है। इनमें अंदर में से कोई भी आता हो सीधा आपको मेन हेडिंग लिखना है। यानी कि अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट, अगर गुड्स या असेट्स में से तो आपको सीधा रियल अकाउंट लिखना है, ठीक है। इनकम एक्सपेंस में से तो आपको नॉमिनल अकाउंट लिखना है। क्लियर आ गया? समझ में आ गया? सॉरी। तो अब आपको समझ में आ गया ये क्या है। मैं वापस से आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट, 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता है उसमें किसी पर्सन का आपको नाम दिया हुआ रहेगा। पर्सन में 2 टाइप के पर्सन इंक्लूड होते हैं, एक तो आपका आर्टिफिशियल पर्सन और एक आपका नेचुरल पर्सन, ठीक है। चलो, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में आपके 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक तो रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में असेट्स और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट्स है वो आते हैं, ठीक है ना। और आपके अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूं तो आपके इनकम एक्सपेंस और लॉसेस के अकाउंट है वो कवर होते हैं, ठीक है ना। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो गोल्डन रूल डेबिट क्रेडिट करने के भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है ना। फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताता हूं ताकि आपको इजी है वो पता करना है, वो इजी हो जाए कि कौन से पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स में क्या डेबिट हुआ है या फिर क्रेडिट हुआ है, ठीक है। चलो फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और अभी है हम, अब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, उसका क्रक्स जो मैंने अभी हमने समझा है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का पूरा जो कंसेप्ट, उसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, उसकी समरी करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो फाइंड करने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत इजी लगेगा वो, ठीक है ना। चलो देखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसको पढ़ने के बाद आप ये 3 चीजें उसमें चेक करोगे, ठीक है ना। 3 चीजें चेक करेंगे। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट्स, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया, ठीक है ना, और आपको समझा रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट्स, कैसे पता चलोगी कौन से टाइप का अकाउंट्स है वो इफेक्ट कर रहा है। तो देखो 3 कंडीशन आपको हर एक ट्रांजेक्शन में चेक करनी है। देखो स्टार्टिंग में आपको क्या इनिशियल है तो आपको ये 3 कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद में तो आपका रूटीन में आ जाएगा, फिर आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी और इतना टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप वरी मत करना कि सर टाइम इतना लग रहा है, ठीक है ना। चलो नथिंग टू वरी। सबसे पहले चेक करो क्या ट्रांजैक्शन में क्या किसी नेम ऑफ पर्सन गिवन है, क्या किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है क्या। अगर किसी पर्सन का नाम है तो डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट इफेक्ट करेगा। समझ में आ गया। तो पहली कंडीशन, ट्रांजैक्शन को जैसे ही पढ़ा आप चेक करोगे कि क्या उसमें पर्सन का नाम इफेक्ट कर रहा है क्या। पर्सन मतलब वही आर्टिफिशियल या नेचुरल, दोनों में से कोई भी पर्सन है वो हो सकता है। क्लियर है। तो पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन है कि चेंज इन, चेंज का मतलब या तो इन होगा या तो आउट, यानी कि या तो आएगा या तो जाएगा। तो क्या कोई चेंज हो रहा है इन, किसमें चेंज हो रहा है इन एसेट्स, गुड्स, कैश, बैंक बैलेंस एटसेट्रा।
क्या इनमें कोई चेंज हो रहा है? क्या चेंज मतलब या तो बैलेंस बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, या तो चीज आ रही है या तो जा रही है। समझ में आया? तो देखो, क्या आपके पास वो ट्रांजेक्शन की वजह से जो आपको दिख रहा है, जो आपने ट्रांजेक्शन करा है उसकी वजह से क्या आपके असेट्स का बैलेंस कम ज्यादा हो रहा है? क्या आपका गुड्स का बैलेंस कम ज्यादा हो रहा है, या आपका कैश का बैलेंस कम ज्यादा हो रहा है, या फिर बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है? तो अगर आपका इनके बैलेंसेस में अगर चेंज आता है तो फिर आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा? रियल अकाउंट इफेक्ट करेगा। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट इफेक्ट करेगा। क्लियर है? फाइन। देन थर्ड कंडीशन आप चेक करोगे कि क्या एक्सपेंस और लॉसेज और इनकम में से कोई एक है क्या? क्या आपको कोई सैलरी, वेजेस इस तरीके से कुछ दे रखा है क्या? तो कोई एक्सपेंस दिख रहा है आपको ट्रांजेक्शन्स में, या कोई लॉस या फिर कोई इनकम आपको दिख रहा है, तो फिर कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को ज्यादा आइडिया लगेगा। मैं कुछ अभी क्या करता हूँ, वैसे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं 4 एग्जांपल अभी समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम और भी एक इलस्ट्रेशन पूरा मैं आपको एग्जांपल है वो समझाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद में आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा मैं। ठीक है, चलो सबसे पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर ₹4,000। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, अब हो सकता है 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ड्यूल इफेक्ट का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा है वो अकाउंट इफेक्ट नहीं करेंगे एक ही ट्रांजेक्शन में। कितने भी अकाउंट है वो इफेक्ट कर सकते हैं एक ही ट्रांजेक्शन में। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बोलो क्या लिखा हुआ है? गुड्स सोल्ड फॉर ₹4,000। आपने गुड्स को बेचा है 4,000 में। तो बोलो सबसे पहले क्या किसी पर्सन का नाम है? नहीं है, यानी कि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इफेक्ट नहीं करा। तो पहला तो कंडीशन गया। अब 2 कंडीशन आपकी बची। 2 कंडीशन में सेकंड क्या है? क्या चेंजेस हुआ है किसी एसेट्स में? क्या एसेट्स में चेंज हो रहा है? यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्या गुड्स में चेंजेस हो रहा है? यहाँ पे हाँ सर हो रहा है ना। गुड्स में, गुड्स हमने बेचा है तो गुड्स जा रहा है ना, तो गुड्स में चेंज हो रहा है। समझ में आ गया? तो गुड्स में अगर चेंज हो रहा है, ये गुड्स में अगर चेंज हो रहा है, दैट मीन कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। यानी कि गुड्स नाम देखते ही हमको को समझ में आ गया कि ये कौन सा है? ये रियल अकाउंट है। यानी कि यहाँ पे रियल अकाउंट हो गया इफेक्ट। समझ में आ गया? तो गुड्स आते ही अपने को समझ में आ गया कि ये कौन सा है? रियल अकाउंट। क्योंकि गुड्स में चेंज हो रहा है, गुड्स में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे गुड्स में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने गुड्स बेच दिया है तो गुड्स का बैलेंस हमारे पास कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर गया यहाँ पे? रियल अकाउंट। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज है कि और कुछ इफेक्ट दिख रही है इसमें। तो देखिए, गुड्स आपने बेचा है ₹4,000, आपने 4,000 में बेचा है। तो बोलो गुड्स आपने 4,000 का किसी को बेचा तो बदले में आपको 4,000 मिला ना, बदले में आपको 4,000 मिला ना। कुछ नहीं बोला है तो कैश में ट्रांजेक्शन मानते हैं, तो 4,000 रुपया कैश भी तो मिला आपको। तो बोलो कैश में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सर। ठीक है ना, तो 2 अकाउंट आपके इफेक्ट हो गए। यहाँ पे जो आपने 4,000 रुपीज है, ठीक है ना, वो आपको रिसीव होंगे, तो इसको हम बोलेंगे ये भी आपका रियल अकाउंट है। समझ में आ गया? तो 2 टाइप के यहाँ पे रियल अकाउंट इफेक्ट कर गए। एक तो आपका गुड्स का अकाउंट और दूसरा हो गया आपका ये कैश अकाउंट। तो इसको मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लिख सकता हूं, क्योंकि कैश अकाउंट के बैलेंस में मेरा क्या हुआ है? यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो गुड्स है, तो गुड्स को मैं या तो परचेज बोलता हूं या तो सेल बोलता हूं। तो मैं फिलहाल गुड्स अकाउंट ही यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है ना, गुड्स अकाउंट। समझ में आया? ठीक है, तो गुड्स अकाउंट और यहाँ पे मैंने लिखा कैश अकाउंट। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो सेकंड क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर ₹3,500 टू कविता। मैंने कविता को 3,500 का गुड्स है वो सेल किया है। ठीक है ना, तो अब पहली कंडीशन चेक करो, नेम ऑफ पर्सन गिवन है क्या? हाँ सर गिवन है ना, कविता का नाम आ रहा है। तो जैसे ही कविता का नाम आया तो बोलो पर्सनल अकाउंट हो गया कि नहीं हो गया? ये पर्सनल अकाउंट हो गया कि नहीं हो गया? और पर्सनल अकाउंट हो गया तो बोलो पर्सन का नाम क्या है? कविता। यानी कि कविता का अकाउंट यहाँ पे क्या कर गया? इफेक्ट कर गया। समझ में आया? तो पर्सनल अकाउंट इफेक्ट करेगा और पर्सन का नाम क्या है? कविता। तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कविता का अकाउंट। पहली बात। अब और दूसरा कंडीशन चेक करो, क्या इनमें से ये जो आपको 5 चीजें 4 चीजें दिख रही है, क्या इनमें कोई चेंज हो रहा है? क्या आपके पास असेट्स में चेंज हो रहा है? ना जी सर। क्या गुड्स में आपके पास चेंज हो रहा है? हाँ सर हो रहा है ना, गुड्स ही तो हमने सेल करा है। ठीक है ना, तो बोलो यहाँ पे अगेन ऊपर के जैसे यहाँ पे रियल अकाउंट अफेक्ट करेगा, और रियल अकाउंट जो इफेक्ट करेगा इसको मैं गुड्स अकाउंट लिख दूं। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए मैं गुड्स अकाउंट ही लिख देता हूँ, गुड्स स्टॉक अकाउंट। समझ में आ गया? चलो तीसरा,
फर्नीचर परचेज ऑफ ₹9,000 फ्रॉम ओम फर्नीचर मार्ट। हमने एक ओम फर्नीचर मार्ट की दुकान होगी या शोरूम होगा, वहां से हमने क्या करा, एक 9,000 का फर्नीचर खरीदा है, ठीक है ना। तो देखो क्या आपको पहली कंडीशन, क्या आपको किसी पर्सन का नाम दिख रहा है क्या, किसी पर्सन का नाम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना सर। ये ओम फर्नीचर मार्ट, ये ओम फर्नीचर मार्ट जो नाम है ये पर्सन का ही तो नाम है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस का नाम है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर गया, पर्सनल अकाउंट, यानी कि ओम फर्नीचर मार्ट, ओम फर्नीचर मार्ट अकाउंट, क्लियर है, ये अकाउंट इफेक्ट कर गया पर्सनल अकाउंट। दूसरी कंडीशन ये चेक करो, क्या असेट्स गुड्स कैश बैंक बैलेंस में से कुछ चेंज हो रहा है क्या। हाँ सर, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है ना, तो फर्नीचर के बैलेंस में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा फर्नीचर का बैलेंस। तो बोलो फर्नीचर का अकाउंट भी तो इफेक्ट कर गया, और फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर एसेट्स है, ठीक है ना, फर्नीचर एसेट्स है, ठीक है ना। तो इसको मैं भी रियल अकाउंट बोलूंगा, ठीक है। और रियल अकाउंट में कौन सा अकाउंट, तो फर्नीचर का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, समझ में आ गया। एसेट्स में लिखेंगे रियल अकाउंट और फर्नीचर का अकाउंट, समझ में आया। फर्नीचर के अकाउंट के बैलेंस में कम ज्यादा हुआ है, यानी कि या तो ज्यादा हो गया क्योंकि खरीदा है। चलो, क्या कोई एक्सपेंस लॉसेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। चलो अब फोर्थ वन देखो, सैलरी पेड ₹5,000, आपने 5,000 सैलरी का पेमेंट किया, तो बोलो कौन कौन से। पहला, क्या आपको नेम ऑफ पर्सन गिवन है, नहीं है, तो ये तो आउट हो गया। दूसरा, क्या आपके असेट्स में कोई चेंज हो रहा है, इसकी वजह से असेट्स में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्या गुड्स में कोई चेंज हो रहा है क्या, गुड्स आ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। कैश में क्या कुछ चेंज हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है कैश। पेड लिखा ना, पेड लिखने का मतलब क्या होता है, कैश गया होगा ना, कैश गया होगा, तो कैश गया तो बोलो रियल अकाउंट इफेक्ट करा, और रियल अकाउंट में कौन सा अकाउंट, कैश का अकाउंट। कैश का बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट करा, कैश का अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश अकाउंट, क्लियर है। क्या यहाँ पे और तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है इसमें से, ठीक है ना। बैंक बैलेंस चेक कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। फिर एक्सपेंस और लॉसेज इनकम, क्या कोई इनकम और एक्सपेंस या लॉसेज हुआ है क्या, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 अकाउंट तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे कम से कम, तो अभी तो एक ही हुआ है, तो अपने को और चेक करना पड़ेगा। तो देखो एक्सपेंस लॉसेज इनकम में से कुछ है क्या। इनकम देखो कब होती है, जब रिसीव होता है, तो रिसीव तो है नहीं, पेमेंट है तो ऑब्वियसली एक्सपेंस होगा, समझ में आया। लॉस का कोई पेमेंट होता नहीं, लॉस तो अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। और इनकम तो हमें रिसीव होती है, तो बचा क्या, सिर्फ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस होना चाहिए, यानी कि सैलरी क्या है आपका, एक्सपेंस है। वैसे भी मैंने आपको बताया था सैलरी का बेनिफिट है वो 1 साल तक ही होता है, ठीक है ना। जो मैंने पेमेंट किया सैलरी का वो मुझे बेनिफिट 1 साल तक ही करेगा, इसीलिए मैं उसको क्या बोलता हूं, नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट इसको मैं बोलूंगा, और कौन सा अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट, समझ में आया। चलो कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक पूरा एग्जांपल लेंगे, उससे आपको और भी है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मैंने आपको जितना भी आज की क्लास में करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने अच्छे से इसको नहीं करा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से करो, ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये सब बनाने में जो भी चार्ट फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत अपनी मेहनत लगाई है इसमें, ठीक है ना, बहुत दिमाग यूज करा है उसके, ताकि मैं इजी वे में आपको प्रेजेंट करूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इजीली चीजें, ठीक है ना। चलो तो आप भी मेहनत करो, कोऑपरेट करो, ठीक है ना। जस्ट गिव योर 100%, हमेशा ध्यान रखो, अपना 100% दोगे तो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली 100% आएगा। और किसी का वेट मत करो कि अपना फ्रेंड्स पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, अपने को अपना देखना है, अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। चलो फाइन, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे हम खत्म करते हैं। जो भी मैंने लिखा है एक बार अच्छे से वापस से आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, अगले क्लास में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो डोंट मिस द लेक्चर, ठीक है। चलो तब तक के लिए घर पे रहो, खुश रहो, सेफ रहो, बाय बाय एंड टेक केयर।